हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी विभिन्न लेयर्स कौन कौन सी हैं, फिर उन लेयर्स में टेम्परेचर का क्या रोल है, फिर कर्मन लाइन क्या होती है, एक्सोबेस क्या होता है, एयर डेंसिटी क्या है, और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ गैसेस का एक सेट ऑफ लेयर होता है जो कि आउटर स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे प्लेनेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पॉइंट है जो हमारे एटमॉस्फेयर का विस्तार कितना है। यह हमारे अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर तक के हिस्से में ही हमारे टोटल एटमॉस्फेयर का 95% मास आ जाता है। थर्ड पॉइंट है मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि फोकस करता है वेदर प्रोसेस पर, मतलब जो मौसम संबंधी अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट है एरोलॉजी। ये अर्थ एटमॉस्फेयर की स्टडी है जो कि ज्यादातर फोकस करती है हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या प्रोपोर्शन है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है जो कि है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है 21%। इसके बाद जो अन्य आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और अन्य धूल के कण हैं जो भी हैं वो शेष मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर को आधार मानते हुए एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। हर लेयर्स की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसी मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, थर्मल लाइन होती है जो हमारी अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर होती है, ये मीजोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा थर्मोस्फेयर के जस्ट ऊपर एक्सोबेस लाइन पाई जाती है जहां से जो गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर को एस्केप करके स्पेस में चली जाती है। अभी हम इन सारी विशेषताओं को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की कुछ विशेष बातों को समझ लेते हैं। जैसे यह हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है जो कि अर्थ सरफेस से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर तक जाती है। सेकंड है यह हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग 75 टू 80% भाग कवर करती है और क्लाउड्स इसी लेयर में पाए जाते हैं। बादलों का गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, आंधी तूफान जैसी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। थर्ड है इस लेयर की जो एयर है वो बहुत डेंस्ड होती है, मतलब कम वॉल्यूम में अधिक मात्रा में एयर पाई जाती है। फोर्थ है हॉट एयर बलून्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। फिफ्थ है ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। सिक्स्थ है हम ह्यूमंस हो या फिर किसी भी तरीके की जो लाइफ है वो ट्रोपोस्फेयर में ही सस्टेन करती है। सेवन पॉइंट है नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब होता है जो ट्रोपोस्फेयर में हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज होने का रेट क्या होता है 6.5% डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो हर 1 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर 6.5% डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। जहां पे ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर शुरू होती है, उस ट्रांजिशन लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, जिसकी हाइट इक्वेटर से 16 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर की होती है। यही वो रीजन होता है जहां पर एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर।
हमारी अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर की हाइट से शुरू होकर 50 किलोमीटर की हाइट तक होती है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। फोर्थ है, स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में इंक्रीज होता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिफ्थ है, स्ट्रेटोस्फेयर ड्राई लेयर होती है, यहाँ पर वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में होता है, अर्थात ये क्लाउड फ्री होती है, इसलिए ये एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है जेट प्लेन्स को उड़ने के लिए। सिक्स्थ है, जो हाई एल्टीट्यूड वेदर बैलून्स होते हैं वो भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए और क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। सेवंथ है, जब अपनी हाइट 50 किलोमीटर पर जाकर वापस टेम्परेचर फॉल होता है, गिरने लगता है, तो इसका मतलब है कि अब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर खत्म हो गई है और अगली ट्रांजिशन लेयर स्ट्रेटोपॉर शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमारे एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। यह हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर से शुरू होकर 88 किलोमीटर हाइट तक होती है। इसकी मैक्सिमम हाइट पर इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एटमॉस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर है। सेकंड है, इस लेयर में बहुत कम ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए। थर्ड है, यह एयर इतनी पतली होती है कि सन हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। फोर्थ फोर्थ है, मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप इन दिस एटमॉस्फेरिक लेयर, मतलब जो उल्का पिंड होते हैं वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। क्योंकि उल्का पिंड क्या होता है, एक पीस ऑफ रॉक और मैटर होता है जो कि स्पेस से टूटकर हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है, और जब यह मीजोस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण और मोमेंटम यानी संवेग के कारण ये जल जाते हैं और हमें टूटता तारा या लाइट क्रॉसिंग द स्काई की तरह ये हमें दिखाई देते हैं। फिफ्थ है मीजोपोज। यह कोल्डेस्ट पार्ट होता है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर का, एक ट्रांजिशन लेयर है जो कि मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। नेक्स्ट है आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। यह हमारे एटमॉस्फेयर की कोई सेपरेट लेयर नहीं है, बल्कि यह इंक्लूड करती है थर्मोस्फेयर, पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, और सोलर रेडिएशन की किस वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया है उसके आधार पर यह इसको तीन सब रीजन्स या लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एफ रीजन, ई लेयर एंड डी लेयर। सेकेंड पॉइंट है, जो हमारे सन से या स्पेस से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल रेडिएशन होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में प्लाज्मा भी क्रिएट होता है, इससे आयनोस्फेयर फॉर्म होता है। और चूंकि आयोनाइजेशन प्रोसेस में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यह गर्म होता है, और हम जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। थर्ड है, इस आयन मंडल का जो मेन इफेक्ट या मेन यूज है वो है रेडियो ट्रांसमिशन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिसे हम सदर्न लाइट भी कहते हैं, यह साउथ पोल में देखने को मिलती है। और है ऑरोरा बोरेलिस, जिसे हम नॉर्थर्न लाइट भी कहते हैं, यह नॉर्थ पोल में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सन से प्लाज्मा पार्टिकल्स निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हीट या बहुत एनर्जी उनमें होती है। यदि ये एक बहुत अमाउंट में हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो इसको जला भी सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे पृथ्वी के कोर में आयरन होता है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो हमें इन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल में ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स कई बार हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस को एक्साइट करते हैं, जो कि इस लाइट का दिखने का कारण होती है। नेक्स्ट है हमारे एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर यानी बाह्य वायुमंडल।
यह हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे हॉटेस्ट लेयर है जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है और यह सन रेज के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। सेकंड पॉइंट है कि इस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि जो इसमें गैसेस होती हैं वो एक्सरेज और यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यह जो लेयर होती है मीसोस्फेयर के ऊपर होती है और 600 किलोमीटर की हाइट तक इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, यह लेयर अर्थ को मीटियोर्स और ऑब्सोलेट सैटेलाइट से प्रोटेक्ट करती है। यानी जो उल्का पिंड होते हैं जो स्पेस से टूटकर पृथ्वी की तरफ गिरते हैं या फिर जो सैटेलाइट हैं जिनका काम पूरा हो गया या जो टूट गई हैं और पृथ्वी की तरफ गिर रही हैं, उनसे यह लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है क्योंकि इस लेयर में टेम्परेचर ही इतना ज्यादा हो जाता है कि जब ये उल्का पिंड या सैटेलाइट हमारी थर्मोस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जल जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, यह थिकेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की और इसमें जो गैसेस होती हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन होती हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। यह हमारे एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट और टॉप लेयर होती है जो कि 500 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और स्पेस तक जाती है। सेकंड पॉइंट है, एक्सोस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्विकली मूव करते हैं जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसमें जो एयर होती है वो बहुत पतली होती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है यानी निर्वात होता है। यहाँ पे जो गैसेस पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या एटॉमिक ऑक्सीजन, इस पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम लगता है, इसलिए ये इस लेयर को छोड़कर स्पेस में निकल जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जो एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच बाउंड्री वाली ट्रांजिशन लेयर होती है उसे थर्मोपोल्स कहते हैं और एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट होती हैं। अब हम एटमॉस्फेयर की विभिन्न लेयर्स में टेम्परेचर को एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। जो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, पहली लेयर एटमॉस्फेयर की, वहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने पर डिक्रीज होता है और फिर ट्रोपोपोज जो कि एक ट्रांजिशन लेयर है, उधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की वजह से टेम्परेचर ऊंचाई के साथ फिर से बढ़ता है और फिर ट्रांजिशन लेयर स्ट्रेटोपोज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद मीजोस्फेयर जो कि सबसे ठंडी लेयर थी, वहां पे टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ फिर से डिक्रीज होता है और फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर जहाँ पे एक्स रेज, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट है कर्मन लाइन। ये कॉमनली रिप्रेजेंट करती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की बॉर्डर को। यह 100 किलोमीटर हाइट पर होती है। नेक्स्ट है एक्सोबेस। यह हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट रीजन है जो कि थर्मोस्फेयर के ऊपर होता है और जो एक्सोस्फेयर का बॉटम पार्ट होता है उसे एक्सोबेस बोलते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल के पास इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी होती है कि वे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर स्पेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। मतलब एक निश्चित मास के लिए वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि जो नीचे की लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पर एक आयतन में गैस के मॉलिक्यूल अधिक संख्या में पास पास होते हैं, मतलब उसकी सघनता ज्यादा होती है, इसलिए एयर की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है, तो उससे जो वहां पे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो फैल जाते हैं या दूर दूर हो जाते हैं, जिससे एक निश्चित आयतन में गैस के मॉलिक्यूल की मात्रा कम हो जाती है, उनकी वहां पे सघनता कम हो जाती है, इसलिए एयर डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है और इसी के साथ एयर प्रेशर भी ऊंचाई पे जाके कम होगा क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम होती है तो उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द हाईएस्ट लेयर that can be accessed by jet powered aircraft is A.
ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर, डी थर्मोस्फेयर। तो हमने पढ़ा था जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है लेयर, उसमें जेट एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर, वहां पे सैटेलाइट होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। Third question है, the study of Earth atmosphere and its process is called A. Aerology, B. Geology, C. Meteorology and D. Astronomy। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो एटमॉस्फेयर से संबंधित स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, as you get higher off from the ground, what happen to air temperature? A. Temperature is always same. B. It increases. C. It decreases. D. None of the above। तो ये जानना चाह रहा है कि जब आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटता है, स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई के साथ बढ़ता है, मीजोस्फियर में फिर ऊंचाई के साथ घटता है और फिर इसके बाद इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कभी सेम नहीं रह रहा, या सिर्फ घट नहीं रहा या सिर्फ बढ़ नहीं रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द कर्मल लाइन, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस इज एट ए हाइट ऑफ A 50 किलोमीटर, B 100 किलोमीटर, C 150 किलोमीटर, D 200 किलोमीटर। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एज यू गेट हायर ऑफ द ग्राउंड व्हाट हैपेंस टू एयर प्रेशर? तो इस प्रश्न में ये जानना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम ग्राउंड से हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है। तो इस बारे में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज होती है, यानी एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। यदि वो कम होंगे तो उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ इज रिटेन बाय ए अर्थ्स ग्रेविटी, बी अर्थ्स कोर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिटेन रह पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? ए थर्मोस्फेयर, बी ट्रोपोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी मेसोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वी लिव इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? दिस इज ऑल्सो वेयर वेदर अकर्स। ए ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी थर्मोस्फेयर। तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है जिसमें वेदर रिलेटेड सारी घटनाएं होती हैं और हम भी इसी लेयर में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।